हेलो स्टूडेंट, कल हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे और हमने एनवायरनमेंट का मतलब पढ़ा था, मीनिंग पढ़ा था कि जो चीज़ें चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट में दो तरह की चीज़ होती हैं, एक नेचुरल जो नेचुरल है, जो मनुष्य ने नहीं बनी बनाई है नेचर के द्वारा, भगवान के द्वारा, और एक होता है ह्यूमन मेड। बहुत सारी चीज़ें जैसे कार है, बाइक है, घर है, मकान, जितने भी चीज़ें हैं वो ह्यूमन ने बनाई है, वो भी इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। तो अब हम इन्वायरमेंट का एक चक्र देख लेते हैं। देखो, इसमें इन्वायरमेंट के कंपोनेंट तत्व दिए गए हैं कि कौन कौन से हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में जैसे आपका एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर होती है। एयर आपको पता है एयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन्स, दूसरी गैसें होती हैं। और एक इसका जो पार्ट है वो है हाइड्रोस्फेयर जिसमें पानी होता है। और तीसरा जो है लेथोस्फेयर जिसमें पृथ्वी है, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु। और दूसरा है बायोस्फेयर में जिसमें लिविंग थिंग होती हैं, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, आपको पता है, जीव जंतु, मनुष्य। उसके बाद जो ये ह्यूमन मेड चीज़ें हैं, और ह्यूमन मेड चीज़ में आपकी पार्क हैं, बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड्स, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, फर्नीचर्स, गाड़ियाँ, रेलवेज, बहुत सारी अनगिनत चीज़ें जिनके चारों तरफ हम घिरे हुए हैं। और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है, और ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की फैमिली से समाज बनता है, और समाज से क्या बनता है, एक धर्म भी एक ह्यूमन की कंपोनेंट है, लाइफ का हिस्सा है। एजुकेशन, धर्म से वही कम्युनिटी बनती है, आपका एक समुदाय बनता है। एजुकेशन जैसे स्कूल है वो भी एक समुदाय है। इकोनॉमिक्स, जो आपकी लेन देन, रुपया, बाजार, मार्केट, और इसके अंदर एक पॉलिटिकल सरकार जो इन चीज़ों को सबको मैनेज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। ये ह्यूमन का इन्वायरमेंट है। ठीक है, बात आ गई समझ में। उसके बाद जो अगला है, अगली स्लाइड, इसमें दो तरह के कंपोनेंट हैं कंपोनेंट इन्वायरमेंट में, और दोनों हमने पढ़ लिए हैं। एक कंपोनेंट होता है बायोटिक जिसमें जीव जंतु आते हैं। लिविंग थिंग में पेड़ पौधे, मछलियाँ, वन्य जीव जंतु, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिजम्स, सब कुछ आता है। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग चीज़ों का संसार, ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके वायरस, जीवाणु, कीटाणु सब आते हैं। और एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा फोना, मतलब पेड़ पौधे। एबायोटिक जिसमें आपकी लैंड आती है, एयर, पहाड़, नदियाँ, समंदर, ये एबायोटिक चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो अभी वायरस फैला हुआ है कौन सा है, सबको पता है, कोरोना वायरस है। और इसके जो कारण बीमारी हो रही है वो कोविड-19 है ना, ये वायरस है। मुझे ये बताओ, वायरस बायोटिक है या एबायोटिक है, जीवित है या अजीवित है? बच्चों, ये जीवित नहीं है बाहर। जब तक ये मनुष्य के शरीर में होता है, शरीर के बाहर होता है, ये एबायोटिक होता है, अजीब होता है। लेकिन जैसे ही अंदर प्रवेश करता है ये जी उठता है, एक्टिव हो जाता है, और ह्यूमन बीइंग को मार देता है। तो वायरस जो है अर्धमृत चीज होती है, और आप देखो अर्धमृत चीज भी कितनी पावरफुल होती है। और जो ये नॉन हमारी, अब हम उसकी तरफ लौटते हैं जहाँ जो बच्चों का पार्क है वो गिराया जा रहा था, और हमारी नेचुरल जो सराउंडिंग है, नेचुरल इन्वायरमेंट किस तरह से ख़राब होता जा रहा है। तो फिर वो उन बच्चों को काम दिया जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर जो बातचीत चल रही है उससे यू अंडरस्टैंड द प्लेस, दैट द प्लेस पीपल थिंग्स, लोग
स्थान, थिंग्स, वस्तुएं, नेचर दैट सराउंडेड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये इन्वायरमेंट की परिभाषा आएगी। आपके जो चारों ओर चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है और चाहे नॉन लिविंग है, पीपल, प्लेस, सब कुछ इन्वायरमेंट। इट इज़ कॉल्ड द कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और इसमें दो चीज़ें आती हैं, नेचुरल जो प्रकृति ने बनाई है और दूसरी है ह्यूमन मेड। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर ए बोथ बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंडीशन। और नेचुरल चीज़ों में दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक। अब मनुष्य तो बायोटिक बना नहीं सकता, जान वाली चीज़ तो मनुष्य बता नहीं सकता, इसलिए मनुष्य ने सारी बायोटिक चीज़ बनाई है। जो बायोटिक चीज़ बनाई है, जिसमें लिविंग थिंग होती है, जिसमें जान होती है, वो किसने बनाई है? नेचर ने बनाई। उसके बाद कहता है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन सम ह्यूमन अमंग ह्यूमन बीइंग। और एनवायरनमेंट से पड़ी हुई चीज़ों से नहीं बनता कोई भी, कि ये पेड़ पौधे खड़े हैं और ये जीव जंतु। जब मनुष्य इनके साथ इंटरेक्शन करता है, जब इनका यूज करता है, जब इनके साथ वो रिलेशन बनाता है, वो तब क्या है? इन्वायरमेंट का हिस्सा बनते हैं। इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच शब्द है इन्वायरनर का बना हुआ है। इन्वायरनर मीनिंग नेबरहुड, जिसका मतलब होता है पड़ोस। ठीक है, ये भी आप देख लेना। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें आपकी लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये नेचुरल इन्वायरमेंट के हिस्से यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ द लेथोस्फेयर। आपको पता ही है लेथोस्फेयर क्या होती है। आपका जो भूमंडल होता है, जो भूमि की क्रियाएं होती हैं, भूमि पर जो क्रियाएं होती हैं, उसे लेथोस्फेयर कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर जो पानी से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर जो हवा से रिलेटेड है, और बायोस्फेयर जो जीव जंतु हैं उनसे रिलेटेड है। तो ये सब इन्वायरमेंट के हिस्से हैं। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स। अब दोबारा हम चीज़ें पढ़ते हैं कुछ जोड़ के। छठी में आपने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी। अब लेथोस्फेयर में क्या क्या शामिल है? लेथोस्फेयर ये जमीन की परत है। ये 3 परत हैं जमीन की। ऊपर वाली को क्रस्ट बोलते हैं। मिड जो इसके मिड में होती है वो क्या होती है? कोर होती, मेटल होती है। और जो सबसे नीचे होती है वो कोर होती है। देखो ऐसे होती है, ये पृथ्वी ऐसे है। जो ऊपर की परत है ये क्रस्ट है, जो नीचे की इससे बीच वाली है वो मेटल है, और जो तीसरी है ये कोर है, जैसे अंडे की तरह होती है ये। और जो क्रस्ट होती है सिर्फ ये सॉलिड होती है। मेटल सॉलिड भी और द्रव भी होती है, लेकिन जो अंदर कोर है वो तो बिल्कुल पिघली हुई अवस्था है। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाओगे तापमान बहुत बढ़ता जाएगा और जो पृथ्वी वो पिघली हुई अवस्था में हो जाएगी। लेथोस्फेयर की जो सॉलिड है, जो ऊपरी परत है वो सॉलिड क्रस्ट है। मतलब ऊपर वाली परत को हम क्रस्ट बोलते हैं। और द हार्ड टॉप लेयर, और ये सख्त है और ऊपर की लेयर है ये, जहाँ पेड़ पौधे हम रहते हैं। इट इज़ मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स, और इसमें क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं। और पहाड़ों के अंदर हमें क्या मिलते हैं? कि लोहा मिल गया, कोयला मिल गया, खनिज मिल गई, धातु मिल गई, वो सारे। एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सोयल, और जब ये पर्वत तो टूट टूट कर नदियों द्वारा नीचे आते हैं, हवा द्वारा बहते हैं, तो इनके छोटे 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 कण होते हैं। ऐसे छोटे छोटे कण ये एक जगह पर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। और फैल कर ये क्या बनाते हैं? मिट्टी बनाते हैं। तो मिट्टी कैसे बनती है? पहाड़ों पर ये पानी या विंड के द्वारा जो छोटे छोटे कण उड़ाए जाते हैं और फिर बिछाए जाते हैं, इससे क्या बनती है? सोइल बनती है। जैसे हरियाणा और पंजाब की जो मिट्टी है, अगर आप उठा के देखोगे, वो छोटे छोटे कण ही तो हैं जो नदियों द्वारा बहाकर लाएगी मिट्टी से बनते हैं।
थिन लेयर ऑफ सोयल, सोयल की एक छोटी सी परत होती है, आपको पता है सिर्फ 3 फीट तक ही पौधा उगता है, इससे नीचे जो सोयल होती है उस पर कुछ भी नहीं उगता। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद द वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, माउंटेन्स पे इसकी लेयर अलग होती है, समुंदर में इसकी लेयर अलग होती है, मैदानों में इसकी लेयर अलग होती है मिट्टी की। और इस तरह से हमारे इस पृथ्वी पर माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स ये पर्वत हैं। प्लेट्यूज, अब मुझे ये बताओ प्लेट्यूज और जो माउंटेन्स हैं उसमें क्या फ़र्क है, बताओ भाई, प्लेट्यू और माउंटेन्स में क्या फ़र्क है। माउंटेन बहुत हाई पीक्स वाले होते हैं और डूम शेड में होते हैं, ऐसे सॉरी शंक्वाकार के होते हैं, ऊपर से तीखी नोक वाले शिखरों वाले होते हैं, ये माउंटेन्स हैं। लेकिन जो आपके प्लेट्यूज होते हैं जिसे हम कहते हैं पठार, ये पर्वत हैं, पर्वत पठार प्लेट्यूज, ये जमीन का उठा हुआ भाग होता है। ऐसे अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो विंध्याचल पर्वत आपको दिखाई देगा, ऐसे जैसे ट्रेन जा रही है। यहाँ ये जमीन उठी हुई तो है जमीन से, लेकिन ऊपर से मेज की तरह फ्लैट हो गई है, इसे हम प्लेट्यूज कहते हैं। प्लेन्स जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी बिछाती है उसे मैदान कहते हैं। जैसे हरियाणा पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ गेहूं और चावल उगते हैं, वह ना कोई पठार होते हैं, मतलब भूमि ऊंची नीची होती है, समतल होती है, ऊंची नीची नहीं होती। वैलीज घाटियां, घाटियां क्या होती हैं ये भी आप समझ लो। ये पर्वत हैं आपके, ठीक है, ये पर्वत हैं और इन पर्वतों के बीच में ये स्थान बसने लायक होता है। अगर आप कहीं हिमाचल वगैरह में जाओगे तो घाटियों में लोगों के घर दिखाई देंगे आपको। तो दो पर्वतों के बीच में जो फ्लैट समतल स्थल होता है, नीचा स्थल होता है, उसे हम घाटियां कहते हैं, वैलीज। उसके बाद है लैंडफॉर्म आर फाउंड ओवर द कंटिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर। और जो लैंड होती है ना, लैंडफॉर्म, वो कंटिनेंट महाद्वीपों पे मिलता है। अगर आप ने छठी में पढ़ी होगी लैंडफॉर्म्स, जिसे कॉन्टिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप जिसमें बहुत सारे देश होते हैं, भूमि के टुकड़े होते हैं, और वो क्या होते हैं, उनमें भी क्या होती है, भूमि की परत होती है। लैंड पे भूमि की परत ज़्यादा मोटी होती है, लेकिन ओशन फ्लोर, यहाँ भी तो मिट्टी जमी है, जब समुंदर है वहाँ भी तो मिट्टी है, वहाँ लैंडफॉर्म पतली है, पतली लैंडफॉर्म है वहाँ। ये लेथोस्फेयर के भाग थे। ये आपकी सारे स्फेयर दिखा रखे हैं, ये लेथोस्फेयर है जहाँ पर ज़मीन है, सड़कें हैं, रोड हैं, घर हैं, मकान हैं। ये आपके मैदान हैं जहाँ खेती होती है। ये आपकी सारी लैंडफॉर्म है, ओके, ये लेथोस्फेयर के हिस्से। यहाँ हाइड्रोस्फेयर है, पानी है, झील है, समंदर है। और बायोस्फेयर जो सबको, बायोस्फेयर जिसमें जीव जंतु हैं, और इसके ऊपर जो है ये हवाओं का जो हवाएं दिख रही हैं आपको, ये जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरी गैसें होती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होती है मुझे बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट गैस हम होती है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन ये होती कम हो तो ठीक है, क्योंकि ये वायुमंडल को गर्म रखती है। वायुमंडल गर्म रखना भी तो ज़रूरी है। अगर मान लो इसकी पतली थी नहीं होती, ये इतनी नहीं होती, तो क्या है, यहाँ बर्फ जम जाती, बर्फ जम जाती ना, तो ये इतना ठंड होती पृथ्वी पर कि रहना ही मुश्किल हो जाता, जीव जंतु पनपते ही नहीं। द डोमेन ऑफ द वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फेयर। और जो पानी होता है उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, जलमंडल कहते हैं। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, जिसमें बहुत सारे पानी के स्रोत होते हैं। आप एक लिस्ट बना सकते हो कि कौन कौन से पानी के स्रोत होते हैं, जैसे रिवर है, लेक्स हैं,
झील, नदियाँ, समंदर, ओशन, महासागर, एंड इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि पानी पर ही सारी दुनिया निर्भर है। पीने के लिए चाहिए, खेती के लिए चाहिए, शरीर का एक आवश्यक हिस्सा है। तो इसके बगैर भी, जिस तरह हम हवा के बगैर कुछ देर जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह पानी के बगैर भी कुछ दिन तक हम जीवित रह सकते हैं, नहीं जीवित रह सकते। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में हवा की परत होती है, थिन लेयर होती है, और पृथ्वी के जो चारों ओर है। देखो, भगवान ने सब कुछ सही सोच समझ कर दी है। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी चाहिए उतनी इन्वायरमेंट में है। अगर बढ़ाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाएगी, एक यहाँ पतली सी परत होती है कार्बन की, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सूर्य किरणें आई दिन में, शाम होते होते 3 बजे, दिन के 3 बजे ये लौटना शुरू कर देती हैं, वापस जाना शुरू कर देती हैं, रहती नहीं है। लेकिन जो ये पतली सी परत है आपके पास, थोड़ा सा कार्बन है, ये क्या करते हैं, इन किरणों में से थोड़ी सी रोशनी बचा लेती है ताकि रात को काम आए। अगर रात को ये पतली सी जो थीन सी परत है इन अणुओं की, अगर ये ना होती तो ये डायरेक्ट चली जाती और यहाँ तापमान इतना ठंडा हो जाता कि जीवन संभव नहीं होता। तो ये पतली सी परत जो दी है कार्बन की, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये किरणें जो हैं सारी ही यहाँ रह जाएंगी, इनमें ही चिपक जाएंगी, और तापमान इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य को फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हर इंडिविजुअल का कर्तव्य है, हमारा आपका, कि हम अपने वातावरण को खराब ना करें। पेड़ लगाएं, कम से कम रैपर्स का प्रयोग करें, कम से कम, अब आपको तो मैं ये कह सकती हूँ ना, कम से कम कुरकुरे खाओ, ताकि रैपर्स जो है वो ना आए और भूमि और जो वायुमंडल है वो खराब ना हो। द एटमोसफेयर इज ए थिन लेयर ऑफ द एयर सराउंडेड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमोसफेयर अराउंड इट। और इस हवा का यहाँ रहने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वायुमंडल यहाँ नहीं रहेगा, वायुमंडल कहीं अंतरिक्ष में खो जाएगा। फ्रॉम द हार्मफुल रेज, और फिर ये वायुमंडल हमारे लिए क्या क्या करता है। एक तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड की बता दी कि एक ये पतली सी परत है एटमॉस्फेयर में, एक उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो आने वाली रेज में से कुछ गर्मी हमें रख लेती है रात के लिए। उसके बाद एटमॉस्फेयर में एक ऊपर परत है हमारी ऑक्सीजन की, ओजोन की, O3 जिसे बोलते हैं। ये परत क्या करती है, ये यहाँ बहुत ऊंचाई पर होती, क्योंकि ओजोन 3 एक जहरीली गैस है, और अगर ये नीचे होती पृथ्वी पर तो ये हमें मार देती। लेकिन भगवान ने इसको क्या बनाया, ऊंचे बनाया यहाँ, और इसको काम दिया कि जो सूर्य से आने वाली भयानक किरणें हैं उसको आपने रोकना है। ये परत यहाँ है O3 की, जिसे ओजोन की परत कहते हैं अभी इसमें छिद्र हो गया था, अब ठीक हो गया है। यहाँ सूर्य की किरणें आती हैं, हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, इसमें से गुजरती है तो ये परत रोक लेती है, सारे संसार पे है भाई, और यहाँ ये किरणें नहीं पहुंच पाती। देखो कितना महत्व है। और ऑक्सीजन का तो इतना है कि अगर पेड़ पौधे लगाओ तो कमी ना पड़े, सांस लेने के लिए जरूरी होती है। नाइट्रोजन का क्या काम है, नाइट्रोजन जितना भी आपका फूड है उसको सभी को नाइट्रोजन चाहिए होता है। मान लो ये पौधा है, ये क्या करता है, यहाँ नाइट्रोजन है NO2, ठीक है, तो ये पौधा क्या करता है, नाइट्रोजन लेता है। ये जो नाइट्रोजन इस वायुमंडल में है, इसके जड़ों में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको खाद के रूप में बदल देती है। तो ये पौधे के लिए, बढ़ने के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह से क्या है, सारी चीज़ें पृथ्वी ने सोच समझकर, नेचर ने सोच समझकर बनाई हैं। तो दूसरा ये एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारा वेदर और क्लाइमेट होता है, हमारा वातावरण होता है, मौसम होता है।
प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड. It is narrow zone of the earth where land, water, air interact with each other to the sports life. मैंने कल आपको बताया था कि एक जीव समाज जो है अपना एक इकोसिस्टम बनाता है जिसमें वो रहता है, और इकोसिस्टम की एक भी चैन अगर टूट जाती है तो क्या होता है, पूरा इकोसिस्टम बिखर जाता है. जैसे डोडो का इकोसिस्टम बिखर गया, या किसी तालाब का इकोसिस्टम है जिसमें बहुत सारे जलीय जीव, मछलियाँ, पेड़ पौधों पर पक्षी, जीव जल रहता है, लेकिन जैसे ही उस का कोई पेड़ कट जाते हैं या पानी सूख जाता है तो वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है. द एनसीसी कैंप, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम की परिभाषा आप देख लीजिए. इट इज अ सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से इंटरेक्शन करता है, संपर्क में आता है. जैसे इस पेड़ पे रहने वाले पक्षी इस तालाब से पानी लेते हैं, और ये पेड़ जो है इस तालाब से नमी लेता है और फिर ऑक्सीजन देता है. तो है ना इंट्रैक्शन with the each other and with the physical and chemical factor of the environment in which they live. और वो सभी भौतिक और रासायनिक कारक जो इन्वायरमेंट में रहते हैं, शामिल होते हैं इन्वायरमेंट की प्रक्रिया में, और लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल, और वो एक दूसरे को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं और मटेरियल देते हैं रहने के लिए. ये इकोसिस्टम होता है. एट एन एनसीसी कैंप, आप भी जैसे स्टूडेंट हो गए एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर, रवि was attending. Jesse exclaimed with a heavy downpour, I remind me of my home in Kerala. You should come and see how it pour and pour and pour over the lush green field and coconut plantation. एनसीसी कैंप में जो रवि है वो जस्सी को बताता है कि आओ केरला में हमारा घर है, और केरला में कैसे हमारे वनस्पति है, कोकोनट के पेड़ हैं और बहुत ही हरे भरे पेड़ हैं. हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा जो है जो जैसलमेर से, आपको पता है जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में, सूखा इलाका है, वहाँ कोई बारिश नहीं होती. वी गेट नो रेन्स, हमें बारिश नहीं होती, और हमारे यहाँ कीकर उगता है, कीकर और सैंड, कांटेदार पेड़ पौधे उगते हैं ना राजस्थान में, कैक्टस, कीकर, जांड, इस तरह से. और एक और बड़ी प्रसिद्ध है, सांगड़ी का पेड़ होता है वहाँ. एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, जहाँ देखो वहाँ पर रेत ही रेत होता है. बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल, लेकिन तुम्हें वहाँ ऊँट मिल जाएंगे, सैड रवि ने कहा. मतलब क्या है कि हर इकोसिस्टम जो बनता है ना वो उस वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से बनता है. हर पेड़ पौधे, वन्य जीव जंतु, मनुष्य की ड्रेस से लेकर खाना पीना सब उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. जैसे हमारे देश में शराब बुरी क्यों मानी जाती है, बताओ बच्चों? बुरी मानी जाती है ना, लेकिन यूरोपियन देशों में शराब बड़ी अच्छी मानी जाती है. जैसे हम सुबह चाय पीते तो वो शराब पीते हैं, क्योंकि वहाँ जो तापमान होता है वो -डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है. अगर वो शराब ना पिए तो उनके शरीर में गर्मी नहीं आती, जिसकी वजह से वो मर भी सकते हैं ठंड से. लेकिन हमारा देश विषुवतीय प्रदेशों पर यहाँ है जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है. ऑलरेडी आपके शरीर में अगर 40% टेम्परेचर हो चुका है और आप शराब पीकर वो टेम्परेचर बढ़ा लोगे तो आप पागल हो सकते हो, मर सकते हो. इसलिए हमारे यहाँ देखो, मरते तो वो भी हैं शराब से, शराब उनको भी हानि पहुंचाती है, बट हमारे देश के लोगों को ज़्यादा हानि पहुंचाती है. क्यों? क्योंकि हमारे वो गर्मी पैदा करती है, वो ईंधन है एक किस्म का, जलाती है वो. ये एक पौंड का इकोसिस्टम है भाई. जैसे गांव में पौंड हुआ करते थे, अब बहुत गलत बात ये होगी कि ये पौंड खत्म हो गए, और पौंड खत्म होते ही जैसे जो इकोसिस्टम था वहाँ का वो खत्म हो गया है. जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इस पौंड पे कितनी जीव जंतु निर्भर हैं, पशु निर्भर हैं, जो वन्य पशु पक्षी वो निर्भर हैं, पक्षी हैं, फूल खिल रहे हैं, वनस्पति हो रही है,
झरना बह रहा है, पेड़ों पर पक्षी हैं। अगर इनमें से मैं एक चीज को भी हटा दूं तो क्या है, सारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। Hira says, no, just camel. If you visit our desert, you will see snake, lizards and many insect too. कैमल ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें भी आप देख सकते हो, सांप वहां देख सकते हो। रवि वॉन्डर्ड, रवि हैरान रह गया। वाई डू दिस एनिमल द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरी मैंने भिन्न होता है कि किस तरह से आदमी, जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल जाते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने भालू देखा होगा कभी, हैं? जो विषुवतीय प्रदेशों के भालू हैं वो कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 200 किलो के हो सकते हैं। कोई भारी और भी 300 किलो का हो सकता है। लेकिन जहाँ यहाँ ध्रुवीय प्रदेशों में भालू देखे हैं आपने, वहां 1-1 टन का भालू हो जाता है। 25 मन होते हैं 1 टन में। छोटा बच्चा वहां 1 टन का पैदा होता है। उनकी जो खाल है अंदर की इतनी मोटी होती है कि एनर्जी अगर कई महीनों तक ना मिले तो वो काम चला सके। जब एक भालू छलांग लगाता है तो सारी धरती हिल जाती है वहां की। क्यों? क्योंकि वहां ठंड इतनी है, -डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं ध्रुवों पर। तो वहां की नेचर ने वहां के जीव जंतुओं को ऐसे बना दिया। तो इस तरह से स्थान पे स्थान जो चीजें हैं, लोग हैं, वो बदलते रहते हैं। और ये वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई, टीचर ने कहा, ऑल प्लांट एनिमल एंड ए ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। सभी लोग, प्लांट, ह्यूमन बीइंग अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे पर भी निर्भर करते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग इकोसिस्टम। और आपको पता है हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये भी किसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। देयर कुड बी एन, जो दिखाई नहीं देते ना जीवाणु, जैसे आग लगाते हैं खेतों के, बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो खेती के लिए बहुत जरूरी होते हैं। छोटे छोटे होते हैं जो दूरबीन से भी दिखते, मुश्किल से दिखते हैं, वो भी खेती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रिवर, ओशन और मिलकर स्मॉल पॉन्ड, मतलब छोटी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह का भी एक इकोसिस्टम होता है। जैसे ओशन है, समुंदर, समुद्र में बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, मगरमच्छ, केकड़े और सीप, बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, वहाँ का इकोसिस्टम बनाती हैं। उसके बाद ह्यूमन इन्वायरमेंट कैसे बनता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ नेचर होती है। विद टाइम नीड ग्रू एंड बिकम मोर वरीड, और समय के साथ साथ हमारी जो ज़रूरतें हैं वे वो ज़्यादा अलग हो जाती हैं। ह्यूमन लर्न द न्यू वे एंड टू यूज़ एंड चेंज इन्वायरमेंट, और आदमी को पता है कि कैसे नई चीज़ों में ढाला जा सकता है और कैसे इन्वायरमेंट को चेंज किया जा सकता है। इसलिए वो समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार, बरसात के अनुसार फसलें उगाना सीख गए। डोमेस्टिक एनिमल उन्होंने वही डोमेस्टिक बनाए जो उनके लिए हानिकारक नहीं थे। शेर को तो किसी ने नहीं बनाया, गाय का बनाया, और अपनी लाइफ जीनी शुरू कर दी। शुरू में उन्होंने पहिए की खोज की, फिर पहिए की खोज से उन्होंने जंगलों को साफ किया, भोजन को प्रोड्यूस किया, और बेटर सिस्टम आए, व्यापार शुरू हो गया, इंडस्ट्रीज बनने लगी, और नई नई डेवलपमेंट आई, क्रांति आई एग्रीकल्चर में, औद्योगिक क्षेत्र में, और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन। आज आप देखोगे हर चीज़ का एक्सेस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, जो यातायात के साधन है, कहाँ बैलगाड़ियों पर चलते थे, आज एरोप्लेन है। 7 समुंदर पार जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी, आज आप 6-7 घंटे में, 12 घंटे में 7 समुंदर पार जा सकते हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऐसे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो गुरुकुलों में जाकर पढ़ते थे बच्चे, अपने घर छोड़ देते थे। और कितना इजी और स्पीडी हो गया है संसार, कहीं पर आना जाना कितना आसान हो गया है।
हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? आपने कभी सोचा है कि गर्मी में आप एक तरबूज खाना क्यों पसंद करेंगे और गर्मियों में मूंगफली? क्योंकि वो हमारी बॉडी की डिमांड है ना। गर्मी में हम मूंगफली थोड़ी नहीं खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और सर्दियों में वाटरमेलन खा के क्या जुकाम करना है क्या? तो क्या है, हम एनवायरनमेंट के अनुसार सीख जाते हैं। सर्दियों में हम वुलन कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। इस तरह से हम एनवायरनमेंट के अनुसार ढल जाते हैं। Nuri, a girl from Mizoram, and Ravi's class often talk about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset of having lost the playground, Nuri invited him to visit her home stay during coming the vacation. Ravi teacher asked the student to draw a landscape, house and activity of the people and place they visit during the holiday. अब क्या है, रवि बेचारा उदास था। उसकी एक फ्रेंड थी क्लास की जो नूरी थी, मिजोरम की। आपको पता है मिजोरम कहाँ है? ये हमारा हिस्सा है नॉर्थ का। और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से मिजोरम पड़ता है। और ये भी एक हिमालय का क्षेत्र है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, घाटियाँ, सुंदर पेड़ और मैदान हैं हरे हरे। अब आपने क्या करना है, जैसे आपके टीचर ने काम दिया है, तो आप एक लैंडस्केप बनाइए ऐसे जैसे यहाँ से सूर्य उदय हो रहा हो पहाड़ों के बीच में, यहाँ आपका घर हो और इस घर के बाहर जो है पेड़ पौधे हों, और लोग क्या काम कर रहे हों, ये आप देखो। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।